आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुबह से हेडलाइन बना हुआ है। संघ प्रमुख ने कहा है कि हिंदुस्तान से जात पात वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम बना है उसे मिटा देना चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव बढ़ता है, असमानता बढ़ती है। संघ प्रमुख एक बार नहीं पिछले कई दिनों से जात पात और वर्ण व्यवस्था को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और इससे समाज को हुए नुकसान पर आगाह कर रहे हैं। भागवत ऐसा क्यों कह रहे हैं? भागवत की जात पात और वर्ण व्यवस्था को मिटाने की बात कहने के पीछे का संदेश क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान से रंग भेद, जात पात को मिटाने की बात संघ प्रमुख ने क्यों की? वर्ण जाती यांची काय उपयुक्तता होती आणि त्याच्यात पहिल्यांदा विषमता नव्हती वगैरे वगैरे हे सगळं ठीक आहे, पण आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो कि तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। हिंदुस्तान से भेदभाव और ऊंच नीच की चीजों को भूलने को मोहन भागवत ने क्यों कहा? Everything that causes discrimination should go out lock, stock and barrel. वेळेच आपण जर या लॉक स्टॉक बॅरल या गोष्टी बाहेर काढल्या असत्या तर कदाचित त्या वाचल्याही असत्या, पण आपण तसं नाही केलं। आपण याचं समर्थन करण्याकरता हे सगळे पुरावे दिले। संघ प्रमुख की इन बातों का बड़ा मतलब है, बड़ी ठोस वजह है। स्वाभाविक है, क्योंकि वर्ण और जाति व्यवस्था ने प्राचीन काल से लेकर अब तक बस आपस में खाई पैदा की है, आपसी भाईचारे को तोड़ा है, आपसी भेदभाव को बढ़ाया है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, असमानता को बढ़ाया है, जातिगत तुष्टीकरण का मौका दिया है, विकास की प्रगति में बाधक है, राष्ट्रीय एकता में समस्या है। इसलिए मोहन भागवत का कहना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इन समस्याओं को हटाना होगा और जात पात को भुलाना होगा। म्हणून शास्त्रापेक्षा लोक श्रेष्ठ आहे, पण मग लोक कायद्याला काही अर्थ नाही आणि शास्त्र श्रेष्ठ आहे तर मग लोकांची सोय पाहता येणार नाही। याच्यात तडजोड काय? म्हणून तिसरी गोष्ट आपल्या इथे आहे की या दोघांनाही धर्मानुसार चालावं लागतं आणि धर्म म्हणजे काय हे पक्का आहे। धर्म म्हणजे जोडणार, धर्म म्हणजे समाज टिकवणार, समाज उन्नत करणार। बात तो सही है, तरक्की के रास्ते में वर्ण जात पात वाली सोच बहुत बड़ा रोड़ा है। दूसरे मायनों में आप कह सकते हैं कि भागवत की जात पात को भुला देने की बात करने के पीछे कॉन्सेप्ट राम राज की परिकल्पना से जुड़ा है, जिसका जिक्र वो पहले कई बार कर चुके हैं। यहाँ राम राज का मतलब सुराज से है, सुख समृद्धि वाले राज्य से है, उस राज्य से जहां आम जनता को दबाकर न रखा गया हो, स्त्रियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार न हो, जहां शोषित और दलितों का उत्पीड़न न हो। लेकिन सच यह है कि वर्ण और जाति व्यवस्था जब से आई तब से यही हुआ। ऊंची जातियों ने छोटी जातियों को दबाया, अमीरों ने गरीबों को सताया और ये व्यवस्था आज से नहीं हजारों साल से चली आ रही। लेकिन जो सोचकर शुरुआत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसको अपने अपने हिसाब से अपने अपने फायदे के लिए समय काल में परिभाषित कर दिया गया और जिसका नुकसान वर्ण व्यवस्था के निचले वर्गों को उठाना पड़ा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जिसका जैसा कर्म उसको वैसा वर्ग। पुरोहितों शिक्षकों को ब्राह्मण कहा गया, शासकों प्रशासकों को क्षत्रिय, वणिकों साहूकारों को वैश्य, दासों शिल्पियों कारीगरों को शूद्र। किसी को कोई भी काम करने का प्रतिबंध नहीं था, जिसको जो काम ठीक लगे वो करे या वो काम बदल ले। ऋग्वेद के एक सूक्त में लिखा गया है कि एक परिवार का सदस्य कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है। अलग अलग काम से जीविका चलाने वाले एक साथ रहते जैसे पशु अपने बाड़े में रहते।
लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जाति में बदल गई। जन्म के आधार पर लोगों की पहचान की जाने लगी। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई। इस काल से अलग अलग वर्गों में भेदभाव की शुरुआत देखी जाने लगी। स्मृति ग्रंथों में जाति व्यवस्था को 4 अलग अलग श्रेणियों में बताया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें तीनों जातियों की मदद करने वालों को शूद्र कहा गया। गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल से लेकर अब तक वर्ण और जाति व्यवस्था हिंदुस्तान में चल रही है, जिसने वक्त के साथ साथ आपसी भाईचारे में दरार ही डाली है और जिसका असर विकास और देश की एकता पर पड़ा। भेदभाव बढ़ा और अब इसलिए भागवत इसे भूल जाने की बात कर रहे हैं। जर एखादा समूह, एखादी जात, एखादा पंथ, एखादी पार्टी फार काळ सत्तेत राहिली तर समाजात त्याचे शत्रू आपोआप तयार होतात. म्हणजे विरोधक शत्रू, म्हणजे त्या अर्थाने शत्रू नाही, त्या होते इनकम्बन्सी असं आपण म्हणतो त्याला. आणि आधुनिक काळात म्हणजे भारतात फिरताना सगळीकडे याची उदाहरणं पाहायला मिळतात. आपोआप निर्माण झाली इनकम्बन्सी तर तितकी झाली नसते, पण काही केलं असेल आपण सत्तेत असण्याचा फायदा घेऊन, तर मग ती प्रतिक्रिया ही रागाची असते, क्रोधाची असते. आणि आपण उगीच हे नाकारण्यात अर्थ नाही आहे की मनुष्यता मान खाली घालेल असं आपण आपल्याच लोकांना वागवतो. और अब अगर भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देख रहा है तो जात पात की सोच से मुक्त होना पड़ेगा और उसी राम राज के कॉन्सेप्ट पर चलना होगा जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी और भगवान राम ने उसे करके दिखाया था। चित्रकूट में भगवान राम की कोल किरातों से मुलाकात हुई थी, जिस पर तुलसीदास ने लिखा है: राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। मुगल बादशाहों के जमाने में इन कोल किरातों को पकड़ लिया जाता था, जो काबुल में बेच दिए जाते थे, और अंग्रेजों ने इन्हें जराइम के पेशे से जुड़ा करार दिया था। केवट और निषाद को तो राम ने भरत और लक्ष्मण जैसा बता दिया, जिस पर तुलसीदास ने लिखा है: तुम मम सखा भरत संभ्राता। शबरी के जूठे बेर खाकर राम ने यह संदेश दिया कि समाज में कोई जात पात नहीं होनी चाहिए, सब एक समान है। हनुमान जी भी वनवासी थे, आदिवासी थे, जो उनके परम भक्त थे। और राम राज की असली कल्पना यही है। यह तब संभव है जब जात पात से मुक्त समाज होगा। और भागवत अगर जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे राम राज वाला सुराज है। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। ये सच है कि जातियों पर अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ। इसलिए 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया ताकि सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की जा सके। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण और कोटा निर्धारण की व्यवस्था की गई। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया
पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिला। जातियों को फायदा तो मिला, लेकिन इसका सबसे बड़ा सच है कि इन पिछड़ी और दबी जातियों के उत्थान के नाम पर जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई। हालत यह है कि आज जातियों के ऑक्सीजन पर बहुत सी पार्टियां जिंदा हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर, उनकी मंशा पर जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना भागवत के बयान को सही कह रही है। ये याद रखना, मंडल कमीशन जब आया ना, तो मंडल कमीशन को विरोध करने वाले एक ही शख्स इस हिंदुस्तान में थे। वो थे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। वो कहते थे मैं दो ही जातें मानता हूँ, एक गरीब, एक दूसरा रईस, बाकी नहीं जात मानता मैं। और जो विचारधारा उन्होंने दी थी हमारे मराठी लोगों को भी, जात पात स्पृश्य अस्पृश्य घाटी कोकणी मराठी ब्राह्मण सब छोड़ दो, मराठी करके खड़े हो जाओ। तब वो देश के लिए कहते थे हिंदुस्तानी करके खड़े हो जाओ। जात पात पंथ धर्म प्रांत उसके आगे निकल कर आना है। वो विचारधारा मोहन भागवत जी ने उसका समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।